हम लोग जैसे कि क्वेश्चन करते हैं। लेवरेज के कुछ क्वेश्चन। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग एंड मॉनिटरिंग फाइनेंशियल रिसोर्सेज। ध्यान से सुनना मेरी बात कि अगर मैं सिंपल तरीके से बोलूँ तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब होता है कि आप कहीं से फंड को अरेंज करते हो अपने बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। अगर कहीं से आप फंड का अरेंजमेंट कर रहे हो और उस फंड को इस तरीके से यूज कर रहे हो कि इस तरीके से लगा रहे हो कि जहां से पैसे लगाने के बाद आपको इतना रिटर्न मिल सके कि आप वो पैसा वापस कर सको, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहते हैं। फाइनेंस का मतलब क्या होता है, पैसे लाना, ठीक है। पैसे जो होते हैं हमारे पास, जो भी पैसे होंगे वो पैसों को हम लगा रहे हैं बिजनेस में, ठीक है। तो फाइनेंस यही होता है, पैसे आ रहे हैं उसी पैसे को लगाना। फाइनेंस का मतलब पैसा होता है। तो देखिए क्या लिखा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग एंड मॉनिटरिंग फाइनेंशियल रिसोर्सेज मनी टू अचीव द गोल्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस गोल को अचीव करने के लिए जो भी पैसा जो आ रहा है, जो पैसे हैं वो कैसे प्लान किया जाता है, कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है, कैसे कंट्रोल किया जाता है। सिंपल वर्ड में बोलूं तो सिंपल वर्ड में क्या होता है, इट इज मैनेजिंग द मनी। कहने का मतलब पैसों को मैनेज करना ताकि बिजनेस एफिशिएंटली यूज हो सके, यानी बिजनेस अच्छे से चल सके, ठीक है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न विद द एक्विजिशन, फाइनेंसिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ एसेट्स विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ शेयर होल्डर। देखो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेन काम क्या होता है कि आप किसी चीज को इस तरीके से खरीदो, कोई असेट्स खरीदो बिजनेस के लिए, और इस तरीके से मैनेजमेंट करो ताकि वो आप पैसा लगाकर उस बिजनेस से प्रॉफिट यानी वेल्थ मैक्सिमाइज कर सको। प्रॉफिट या वेल्थ, वेल्थ का मतलब होता है वेल्थ, संपत्ति, किसके लिए, शेयर होल्डर्स के लिए। जो लोग आपके बिजनेस में पैसा लगाने जा रहे हैं, अगर उन्हीं को फायदा नहीं होगा तो फिर फायदा क्या आपके बिजनेस करने का। चलिए आगे देखते हैं। जैसे कि सपोज अ कंपनी वांट्स टू ओपन ए न्यू फैक्ट्री। मान लो एक कंपनी है जिसने एक फैक्ट्री खोली है। फाइनेंशियल मैनेजर डिसाइड हाउ मच मनी इज नीड। जाहिर सी बात, वेयर विल द मनी कम फ्रॉम, हाउ शुड इट बी स्पेंट, हाउ कैन प्रॉफिट बी इंक्रीज। चार बातें होगी कि हम उस पैसे को, हमें कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी और वो पैसा आएगा कहाँ से। दूसरा, हम उस पैसे को खर्च कैसे करेंगे और हमें प्रॉफिट कैसे मिल पाएगा। तो ये चार चीज होती है, फाइनेंशियल मैनेजर को बोली जाती है, भाई ये चार काम पे काम कर तभी बिजनेस चलेगा, ठीक है। दिस डिसीजन आर पार्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसी डिसीजन को हम लोग क्या कहते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहते हैं। क्या फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब इतना नहीं होता पैसे आ गए हो गया बस काम हो गया, पैसे आ गए लगा दो बिजनेस में, नहीं। पैसे आए पैसे कैसे आएंगे, कहाँ से आएंगे, और फिर उस पैसे को हम कैसे लगाएंगे जिससे उस पैसे से हमें प्रॉफिट कितना मिलेगा ताकि हम रिटर्न कर सकें। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, एग्जाम में थ्योरी आता है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन करना। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का मतलब होता है शेयर होल्डर के शेयर की वैल्यू को बढ़ाना। उसके शेयर्स की वैल्यू जब बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है वेल्थ तो उसकी बढ़नी है। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ शेयर होल्डर वेल्थ। इफ द मार्केट प्राइस ऑफ अ कंपनी शेयर इंक्रीज फॉर 100 टू 150, शेयर होल्डर बिकम वेल्दियर। साफ सी बात है, अगर उसका शेयर 100 रुपये का आज 150 रुपये हो जाए तो 50 रुपये की वैल्यू बढ़ गई ना। कल को बेचेगा तो उसे पैसे तो ज्यादा मिलेंगे, 150 मिलेंगे अब। तो इसी को वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कहते हैं। लेकिन दूसरा ऑप्शन क्या होता है, टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट यूजिंग अवेलेबल रिसोर्सेज। रिसोर्सेज को यूज करके प्रॉफिट को अर्न करना, ये उल्टा, ये दूसरा होता है। कंपनी रिड्यूस प्रोडक्शन कॉस्ट को कम करती है ताकि प्रॉफिट ज़्यादा हो सके, और प्रॉफिट जैसे 10 लाख से 15 लाख का हो जाएगा। प्रॉफिट में बहुत सारे हिस्से होते हैं, लेकिन वेल्थ जो होती है वो सिर्फ शेयर होल्डर की होती है। प्रॉफिट में बहुत सारी चीज़ों को निकालना पड़ता है, ठीक है। आगे देखते हैं, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, इंश्योर द मनी इज इन्वेस्टेड वाइजली। एंड थर्ड ऑब्जेक्टिव जो होता है वो क्या होता है, फंड का प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करना। इंश्योर द मनी इज इन्वेस्टेड वाइजली एज नॉट वेस्टेड। क्या हम पैसा जहां लगा रहे हैं वो ठीक है या कहीं ऐसा तो नहीं वेस्ट हो रहा है। तो बाइंग एफिशिएंट मशीन इंस्टेड ऑफ अननेसेसरी लग्जरी फर्नीचर। जो अननेसेसरी लग्जरी फर्नीचर है उसकी जगह हम वो फर्नीचर खरीदें जो हमारे बिजनेस में यूज होनी है। मेंटेनिंग, फोर्थ ऑब्जेक्टिव आता है मेंटेनिंग लिक्विडिटी।
लिक्विडिटी मेंटेन करना, द बिजनेस लिक्विडिटी का मतलब होता है कुछ कैश लेके चलना, कल डेली डेली कुछ कुछ खर्चे होते रहते हैं, उन खर्चों को भी तो मेंटेन करना है भाई। उन खर्चों को मेंटेन करने के लिए डेली डेली जो कैश होता है वो होता है मेंटेन दी लिक्विडिटी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फिर उसके बाद फिफ्थ एग्जांपल है सर्वाइवल एंड ग्रोथ। जाहिर सी बात है, अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस में आपका बिजनेस कैसा होना चाहिए, बिजनेस सर्वाइव करना चाहिए, आगे कंपटीशन एक्सपेंड होना चाहिए, यूजिंग प्रॉफिट, प्रॉफिट पे मेन काम कर रहे हैं। फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, क्या फंक्शन होते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के? पहला फंक्शन होता है फाइनेंशियल प्लानिंग करना, प्लानिंग करना। ठीक है, कितना पैसा हम बिजनेस में, हमें फाइनेंशियल प्लानिंग ये करना है कि प्लानिंग ये हो कि हमें आगे प्लान इस तरीके से करें कि हमें कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी। फिर हमारा होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो होगा वो शॉर्ट टर्म होगा, लॉन्ग टर्म होगा। हम पैसे को कैसे लगाएंगे, कहाँ पे लगाएंगे, मशीन में लगाएंगे, वेयर हाउस में लगाएंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें देख के चलना। फिर डिसीजन लेना, डिसाइड द सोर्स ऑफ फंड, फाइनेंशियल डिसीजन। डिसीजन का मतलब है हमने फंड कहाँ से हमें लेनी है, इक्विटी शेयर से लेनी है, प्रेफरेंस शेयर्स वालों से लेनी है। पैसों का अरेंजमेंट जो होता है ये यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से इन लोगों से पैसा लिया जा सकता है, तो पैसों का फंड का अरेंजमेंट करना। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा आ जाता है डिविडेंड डिसीजन। तीसरा जो फंक्शन होता है वो होता है, चौथा जो फंक्शन होता है कि हम कितना कितना डिविडेंड शेयर होल्डर के बीच में बांटेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, ये बातें हो जाती हैं। तो जैसे कि प्रॉफिट 4 लाख हुआ तो डिविडेंड हमने क्या किया, 10 लाख हुआ, डिविडेंड कितना किया, 4 लाख रुपए हमने क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो हमारे पास बचा कितना, 6 लाख रुपए आगे फ्यूचर के लिए रखा। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है जहाँ पे करंट असेट्स और करंट लाइबिलिटी को वो किया जाता है, मैनेज किया जाता है, मैनेजिंग शॉर्ट टर्म असेट्स एंड लाइबिलिटीज। फाइनेंशियल कंट्रोल, फाइनेंशियल कंट्रोल का मतलब होता है जो हमारे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो कैसे चल रही है। रिस्क एंड टाइप्स ऑफ रिस्क, अब आता है रिस्क की बात करते हैं। तो देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक जो आता है रिस्क एंड टाइप ऑफ रिस्क, ये नया टॉपिक है। ठीक है, 4th नंबर पर डाला था लेकिन है ये नया टॉपिक। ठीक है, तो इस न्यू टॉपिक के बारे में हम समझते हैं कि क्या होता है। रिस्क इज अ पॉसिबिलिटी इन दैट एक्चुअल रिजल्ट में डिफर फ्रॉम एक्सपेंड रिजल्ट। ठीक है, रिस्क क्या होता है, रिस्क सीधी सी बात ये समझ के देखो कि आप ये कहते हो कि आपने जो सोचा होगा, आप सोच के चलते हो कि ये होने वाला है, लेकिन आप उसको पहले से कम करने के लिए कोशिश कर रहे हो, कोई लॉस होने वाला है उसको कम करने के लिए पहले से ही कुछ करते हो, तो वो आपका एक रिस्क होता है। ठीक है, तो यही बात करें, एक कंपनी एक्सपेक्ट 20 लाख प्रॉफिट बट अर्न 10 लाख रुपीज, तो ये एक रिस्क है। 20 लाख सोचा था लेकिन हुआ 10 लाख, तो ये रिस्क लेना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, वहां पे फिक्स नहीं कितना होगा। रिस्क कई तरह के होते हैं, 3 होते हैं मेनली, तो बिजनेस रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क और ओवरऑल रिस्क। बिजनेस में क्या रिस्क होता है, बिजनेस में एक सबसे बड़ा रिस्क होता है कि कुछ फिक्स खर्चे होते हैं जो हमें पे करने पड़ते हैं, चाहे बिजनेस को प्रॉफिट हो या ना हो, जैसे कि रेंट। तो रिस्क फ्रॉम बिजनेस ऑपरेशन, देखिए बिजनेस रिस्क यहाँ पे साफ साफ लिखा, बिजनेस रिस्क अराइजिंग फ्रॉम बिजनेस ऑपरेशन, चेंज इन डिमांड, लोगों की डिमांड बदल गई है तो बिजनेस रिस्क है, कॉम्पिटिशन बदल गया है, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है, कॉस्ट फ्लक्चुएशन हो गया है, तो ये सारे क्या होते हैं, बिजनेस रिस्क होते हैं। और एक सबसे बड़ा रिस्क होता है जो हमें कॉस्ट मेजर निकाल के चलना, वो है फिक्स्ड कॉस्ट। ये आगे समझेंगे। A मोबाइल कंपनी लॉसेस कस्टमर बिकॉज ऑफ न्यू कॉम्पिटिटर, नए कॉम्पिटिटर की वजह से मोबाइल कंपनी अपने कस्टमर लूज कर रही है, तो ये एक बिजनेस का रिस्क है। फाइनेंशियल रिस्क क्या होता है, डेप्ट का रिस्क। डेप्ट का रिस्क का मतलब पैसा जिन लोगों से हमने उधार लिया है वो वाला रिस्क। अगर मान लो कंपनी एक लंबा चौड़ा लोन ले लेती है तो उसको इंटरेस्ट पे करना ही बहुत बड़ा स्ट्रगल होगा, उसके लिए पैसा निकालना, ये एक फाइनेंशियल रिस्क है। फिर मार्केट का रिस्क होता है, रिस्क ड्यू टू चेंज इन मार्केट कंडीशन, कंडीशन चेंज होगी मार्केट की। ठीक है, लिक्विडिटी रिस्क होता है, इंटरेस्ट रेट रिस्क होता है, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ओवरऑल रिस्क, बिजनेस और फाइनेंशियल को, बिजनेस रिस्क को देखो, ओवरऑल रिस्क जो होता है
जैसे कि आपके सामने क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, इस क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल है। मान लो एक कंपनी है जिसके सेल्स जो हो रही है वो कितनी हो रही है। जैसे मान के चलो उसकी सेल्स जो हो रही है 10,000 हो रही है, फिक्स कॉस्ट 2,000 है, इंटरेस्ट 1,000 है और टैक्स जो है 30% है, वेरिएबल कॉस्ट 40% है। इसका मतलब ये है कि जितना वो पैसा कमाएगा, 10,000 रुपये कमाएगा, लेट सपोज वो 10,000 सेल करता है किसी चीज़ को, तो 4,000 उसका तो एक्सपेंस है। जो उसने उस चीज़ को बनाया होगा तो 4,000 पे किया होगा। अब 4,000 पे किया तो उसको कितना फ़ायदा हुआ, 6,000 का। लेकिन नहीं, 6,000 आपको दिख रहा है कि 6,000 रुपये कॉन्ट्रीब्यूशन आए हैं। हम बेसिकली यही देखते हैं, जितना हमारा पैसा खर्च होता है जो दिखाई देता है उसको वेरिएबल कॉस्ट को देख के चलते हैं, वो एक्सपेंस है। लेकिन नहीं, फिक्स कॉस्ट नाम की चीज़ होती है भाई। उसने जगह ली होगी तो उसका रेंट देना पड़ता होगा, मशीन यूज़ करेगी तो डेप्रिसिएशन देना पड़ता होगा, स्टाफ को सैलरी देनी पड़ती होगी। तो जब हम फिक्स कॉस्ट को माइनस कर देंगे तो ईबीआईटी हमारे पास कितना आ जाएगा, 4,000। यानी प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स या अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स का लो, या इसको आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कह सकते हो। बिजनेस ऑपरेट करते समय जो प्रॉफिट होता है, फिर उसमें से आप 1,000 का इंटरेस्ट माइनस कर दोगे। 1,000 इंटरेस्ट यहाँ पे दिया हुआ था, तो ये आपके पास ईबीटी आ जाएगा। अब सिंपल सा ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन में ईबीआईटी। कर दिया, ये आ गया आंसर। ईबीआईटी अपॉन में ईबीटी, ये कर दिया, ये आ गया आंसर। अब दोनों को क्या कर दिया, या तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो या तो कॉन्ट्रीब्यूशन और लास्ट में ईबीटी कर दो, तो ये आ जाएगा आंसर। हम लोग जैसे कि क्वेश्चन करते हैं, लेवरेज के कुछ क्वेश्चंस देख लेंगे। जैसा कि मैंने आपको लेवरेज में कुछ एग्जाम्पल बताएं। अब मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, 2 क्वेश्चन इनफ है, आप ये 2 क्वेश्चन कर लीजिए, इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा, इससे टफ पूछ नहीं सकता। मैंने जो एग्जाम्पल बताया वैसे ही क्वेश्चन पूछता है वैसे तो, लेकिन अगर थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा तो ऐसा होगा। जैसे क्वेश्चन कह रहे हैं, कंसिडर द क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है, सेल्स जो है लैख में दी हुई है 8,000, वेरिएबल कॉस्ट 70% ऑफ सेल्स है, ईबीआईटी 1950 है, पीबीटी 950 है, टैक्स रेट जो है 30% है। क्वेश्चन कह रहा है आपको कैलकुलेट करें डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेवरेज। इसका मतलब आपको ऑपरेटिंग लेवरेज भी निकालना है, फाइनेंसिंग लेवरेज भी निकालना है और कंबाइंड लेवरेज भी निकालना है। लेकिन एक स्टेटमेंट दी हुई है, अगर मान लो ऐसा हो जाए कि अर्निंग पर शेयर में कितना चेंजेस आएगा अगर सेल्स 5% से बढ़ जाए। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये स्टेटमेंट क्या होती है। वैसे ये पूछता नहीं है, लेकिन अगर कभी पूछ ले कि ये बताओ अगर ऊपर वाली टर्म चेंजेस हो रही है, जैसे सेल्स सबसे ऊपर होती है, और अगर मैं ऑपरेटिंग लिवरेज निकाला हूं तो ऑपरेटिंग लिवरेज में मैं उसमें सेल्स ऊपर होती है तो नीचे होती है ऑपरेटिंग लिवरेज में वो होती है ईबीआईटी। तो ऐसे पूछेगा अगर सेल्स में इतना चेंजेस आए तो ईबीआईटी में कितना आएगा। तो ऑपरेटिंग लिवरेज को क्या कर देना, आप मल्टीप्लाई कर देना जितना आपका सेल्स होगा। ठीक है, जितना परसेंट सेल्स कहा जाएगा उसको बस ऑपरेटिंग लिवरेज से मल्टीप्लाई कर देना। और अगर सीधा अर्निंग पर शेयर कहे, सेल्स में चेंजेस आ रहा है और सीधा लास्ट में कह दे ईपीएस या ईबीटी, तो उस केस में आप कंबाइंड लिवरेज से मल्टीप्लाई कर देना। लेकिन अगर क्वेश्चन कह दे कि ईबीआईटी में चेंजेस आया है और बताइए ईपीएस में क्या चेंजेस आएगा, तो फिर उस केस में आप फाइनेंशियल लिवरेज करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है सेल्स इतनी है, वेरिएबल कॉस्ट लिया इसका, तो वेरिएबल कॉस्ट आपको पता है कितना आने वाला है। वेरिएबल कॉस्ट जो 5,600 होगा, 70% कर देंगे। कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा, 22,400 आ जाएगा। नो डाउट फिक्स्ड कॉस्ट हमारे पास दी नहीं है, लेकिन ईबीआईटी क्वेश्चन में दिया हुआ है। जैसे कि क्वेश्चन में देखो, ईबीआईटी 1950 दिया हुआ है आपके सामने, 1950। तो मैंने 1950 क्या किया, यहाँ पे पुट कर दिया। अब 1950 मैंने यहाँ पे पुट किया तो मेरा इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो आया वो 450 आ गया। क्लियर है यहाँ तक। अब 450 आने के बाद जरा थोड़ा और ऊपर जाते हैं। क्वेश्चन में पीबीटी भी दिया हुआ है। वाओ, पीबीटी का मतलब होता है ईबीटी। ईबीटी भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। अगर क्वेश्चन में ईबीटी दिया हुआ है तो ईबीटी की वैल्यू लिख दो आप यहाँ पे। ईबीटी की वैल्यू 1950 कर दिया और फिर मेरा इंटरेस्ट बीच का आ गया। चलिए ये काम कंप्लीट हो गया। हमें सिर्फ ईबीटी तक ही इंफॉर्मेशन निकालनी होती है क्योंकि हमारे लिवरेज यहीं तक आते हैं। अब देखिए सबसे पहले ऑपरेटिंग लिवरेज है। तो ऑपरेटिंग लिवरेज क्या कहता है भैया, ऐसा है कंट्रीब्यूशन ले लो आप, यहां कंट्रीब्यूशन से लेके ईबीआईटी तक ले लो।
कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, तो ये आ गया आंसर। ठीक है, फिर आपका फाइनेंशियल लिवरेज के लिए ईबीआईटी अपॉन में ईबीटी ले लो। ईबीआईटी मेरा कितना है, देखिए ईबीआईटी जो है 1950 है, अपॉन में ईबीटी जो है 950, तो ये आ गया हमारे पास आंसर। कंबाइंड लिवरेज हम जानते हैं कि दोनों को मिलाकर बनता है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो भी आ जाएगा आपका, और आप चाहो तो उस फॉर्मूले से भी ले सकते हो, तो ये आ गया आंसर। क्वेश्चन क्या है, सेल्स में चेंजेस आई है, तो सेल्स 5% से इंक्रीज हो गया है, तो मैं कह रहा हूं 5% से इंक्रीज हुआ है ना, और आपसे पूछा गया ईपीएस के बारे में, तो बहुत सिंपल सा है, शुरू से लेके सीधा एंड में आ जाओ। शुरू की वजह से एंड में क्या चेंजेस आया था, शुरू से लेके एंड तक कौन सा लिवरेज निकालते हैं, तो आपके दिमाग में आएगा सर उस समय तो हम निकालते हैं कंबाइंड लिवरेज, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए आप क्या करना, आपको करना क्या है, जितना परसेंट से वो इंक्रीज हुआ है सेल्स, उतने को कंबाइंड लिवरेज से मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है यहां तक? चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, बहुत अच्छा सा, इसके बाद तो मस्त रिवीजन हो जाएगी, मस्त कह रहा हूं ना कि क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका। और यार सब्सक्राइब कर दो यार चैनल को, सब्सक्राइब करते नहीं हो, पीडीएफ मांगने चले आते हो टेलीग्राम में, सर पीडीएफ दे दो, पीडीएफ दे दो, लाइक करते नहीं हो, कमेंट करते नहीं हो, अरे शर्म करो थोड़ी। वीडियो देख रहे हो, इतनी शराफत से मैं वीडियो बना रहा हूँ, इतने अच्छे से एक एक चीज समझा रहा हूँ, नोट्स बना रहा हूँ, लेकिन पीडीएफ मांगते हो, शर्म नहीं आती है तुम्हारे अंदर। अब बेटा जो पीडीएफ मांगेगा ना, वो पहले कमेंट करेगा, पीडीएफ दूंगा ही नहीं, पर्सनली पीडीएफ शेयर करूंगा, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करना, उसे इंसान को मैं पर्सनली शेयर करूंगा पीडीएफ, ठीक है, और फिर वो कमेंट दिखाना, कमेंट और सब्सक्राइब दिखाओगे, पीडीएफ वहां पे टेलीग्राम में मुझे स्क्रीनशॉट भेजना, फिर मैं आपको पीडीएफ सेंड करूंगा पर्सनली टेलीग्राम पर, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, इसके पीडीएफ की जरूरत पड़ेगी बेटा, टेंशन मत लो, इसकी थ्योरी की और इसकी सबकी जरूरत पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग देख रहे हैं, इसकी जो कैपिटल बजटिंग की वीडियो है वो बेटा मैं आपको ना कल दे दूंगा, कल पूरा एफएम कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है, कल तक का टाइम दिए, 30 को एग्जाम है, 29 कल है, कल मैं कंप्लीट कर दूंगा एफएम, ठीक है, शाम तक या दोपहर तक। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एक कॉर्पोरेशन एक्स लिमिटेड जिस जो कहती है कि भैया ऐसा है कि हम 2000 यूनिट बना रहे हैं, हमारा ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पे ना प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है, यानी यहाँ पे प्रॉफिट जीरो होता है। अगर हम जीरो प्रॉफिट कमाते हैं, अगर हम कोई भी प्रॉफिट नहीं कमाएंगे तो 2000 यूनिट बनाएंगे, लेकिन अगर 2000 से 2050 यूनिट भी बना लेते हैं, 100 यूनिट भी बनाते हैं, एक्स्ट्रा कर देते हैं, तो हमें वहां पे प्रॉफिट होने लग जाएगा। इसका मतलब ये प्रॉफिट यहाँ पे जीरो है। चलिए देखिए, सेल्स प्राइस कितना है, 40 रुपये पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट कितना है सर, 9 रुपये पर यूनिट, ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है लीवरेज निकालना है आपको, ऑपरेटिंग लीवरेज, सिर्फ ऑपरेटिंग लीवरेज ही निकालना है, वो भी 2500 यूनिट पे और 3000 यूनिट पे। मैंने लिख लिया 2500 यूनिट और 3000 यूनिट निकाल लिया, क्योंकि क्वेश्चन यहीं पे निकालने के लिए कहा है। लेकिन इससे पहले आपको निकालनी पड़ेगी, वो है क्वेश्चन के अंदर फिक्स्ड कॉस्ट, जो कि नहीं है। ये क्वेश्चन कहता है वेरिएबल कॉस्ट तो दिया हुआ है, ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट में से जब तक फिक्स्ड कॉस्ट माइनस नहीं करेंगे तब तक ईबीआईटी नहीं आएगा, यानी प्रॉफिट, और प्रॉफिट जब तक नहीं आएगा तब तक ऑपरेटिंग लीवरेज नहीं निकलेगा। चलिए इसके लिए हम लोग एक वर्किंग नोट करते हैं। सबसे हम पहले हमको पता है ब्रेक इवन लीवरेज, ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो हमारा है, लेवल जो है, ब्रेक इवन लेवल जो है वो 2000 यूनिट है, यानी 2000 यूनिट पे ना प्रॉफिट होगा ना लॉस, प्रॉफिट हमारा जीरो हो जाता है। देखो हमारा प्रॉफिट क्या है, जीरो, क्योंकि इस पॉइंट पे हमारा प्रॉफिट जीरो ही रहेगा। अब देखो 2000 को 14 से मल्टीप्लाई कर दो सेल्स प्राइस से, तो इतनी वैल्यू आ जाएगी, वेरिएबल कॉस्ट इतनी आ जाएगी, कंट्रीब्यूशन इतना आ गया। अब मैं कहता हूँ कंट्रीब्यूशन इतना है और प्रॉफिट हमारा जीरो है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो आएगा वो फिक्स्ड कॉस्ट आ जाएगा, माइनस कर दो। अब जब फिक्स्ड कॉस्ट आ ही गया है तो इसको हम यहाँ पे रख लेंगे। कंट्रीब्यूशन देखिए हमारा क्वेश्चन में कैसे करेंगे, क्वेश्चन 2500 यूनिट है, 14 रुपीज़ सेलिंग प्राइस, देखा 14 रुपीज़, तो 14 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 3000 को 14 से, ये आ गया। वेरिएबल कॉस्ट 9 रुपये पर यूनिट है, 9 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा। इसको माइनस करोगे कंट्रीब्यूशन ये आ जाएगा, इसका ये आ जाएगा। फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा फिक्स ही रहती है, चाहे इतनी यूनिट बनाओ, चाहे इतनी यूनिट बनाओ, चाहे 2000 यूनिट बनाओ, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं
प्रॉफिट हमारा EBIT, यानी हमारा जो EBIT आ रहा है वो हमारा क्वेश्चन में कितना आ जा रहा है 2500 5000। तो कंट्रीब्यूशन अपन में EBIT ये रहा, कंट्रीब्यूशन अपन में EBIT ये रहा, तो ये आ गया ऑपरेटिंग लिवरेज इसका और ये आ गया इसका। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर ये आ गया तो मैं कह रहा हूँ बेटा, फाइनेंशियल लिवरेज के जो PYQ भेज रहा हूँ ना, इसमें लिवरेज के क्वेश्चन दिए हुए हैं और कॉस्ट ऑफ कैपिटल के निपटा लो, निपटा लो भाई निपटा लो। मैं गारंटेड श्योर दे रहा हूँ, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। अगला जो वीडियो है, नेक्स्ट वीडियो जो बनाने वाला हूँ, वो आपकी वीडियो बनाने वाला हूँ, वो कैपिटल बजटिंग पे होगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। मैं गारंटी दे रहा हूँ आपके 80 मार्क्स से कम नहीं आएंगे। न्यूमेरिकल एक भी नहीं छूटेगा, थ्योरेटिकल भी एक भी नहीं छूटेगा, सारी तैयारी करेगा भेजूंगा। कल की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। कल की वीडियो में न्यूमेरिकल भी होंगे, थ्योरी भी होगा, सब कुछ होगा। जो हो सकता है लंबी वीडियो हो, 1 से 2 घंटे की, 2 घंटे की, 1.5 से 2 घंटे की होगी और पूरा कंप्लीट वो होगा। और इसकी मैं श्योरिटी दे रहा हूँ, एग्जाम में आपके पूरे मार्क्स आएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा थ्योरी समझ लेते हैं, फिर उसके बाद 2 मिनट की थ्योरी, सिर्फ 2 मिनट लगेंगे। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब होता है, वी नो दैट लॉन्ग टर्म फंड इज रिक्वायर्ड फॉर द एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस थ्रू दीज सोर्सेज। हम सभी को पता है कि हम अगर बिजनेस को एक्सटेंड करने वाले हैं, इसलिए स्टार्टिंग में थ्योरी समझाई थी, अगर बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए पैसे चाहिए होंगे लंबे टाइम के लिए। तो लॉन्ग टर्म फंड जो चाहिए होता है, लॉन्ग टर्म फंड जो होता है वो सोर्सेज कौन कौन से होते हैं, मैंने आपको उस टाइम भी बताया था, दोबारा बता रहा हूं। तो हमारे जो सोर्सेज होते हैं फंड के, वो होते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, शेयर इशू करेंगे इक्विटी वालों को, प्रेफरेंस वालों को, बैंक लोन लेंगे, या रिटेन अर्निंग में पैसा जो पड़ा होगा बिजनेस का वो यूज कर लेंगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इक्विटी शेयर होल्डर वो होते हैं जो सबसे आखिरी में लेते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स वाले उनसे पहले ले लेते हैं, और सबसे पहले लेते हैं लोन वाले। कभी कभार रिटेन अर्निंग की कॉस्ट ऑफ कैपिटल और इक्विटी शेयर की कैपिटल की कॉस्ट ऑफ कैपिटल दोनों इक्वली होती है। चलिए आगे चलते हैं, 1 बाय 1 देखते हैं। द बिजनेस हैज टू यूज अबव फंड बाय पेइंग इक्विटी डिविडेंड। क्वेश्चन कह रहा है, थ्योरी कह रही है कि जो हम फंड, जब ये सारे फंडों से पैसा लेकर आएंगे ना, तो इन फंड वालों को कुछ पैसा रिटर्न करना होता है। तो जो पैसा मिनिमम रिटर्न करना होता है उसी को कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहते हैं, एज अ इंटरेस्ट। क्वेश्चन में लिखा हुआ है डिविडेंड की फॉर्म में, इक्विटी वालों को इक्विटी डिविडेंड, प्रेफरेंस वालों को प्रेफरेंस डिविडेंड और लोन वालों को इंटरेस्ट। तो ये सारी चीजें हमें उनको वापस करनी पड़ती है। अब बात ये आती है, चलो ठीक है, ये जो वापस कर रहे हैं ये मिनिमम से मिनिमम होनी चाहिए, आपके पास वैल्यू आनी चाहिए, कैलकुलेट करनी पड़ती है। तो ये वैल्यू जो कहलाती है वो कहलाती है मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न, को ही हम लोग क्या कहते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहते हैं। रिक्वायर्ड टू पे एवरी इन्वेस्टर, जिन जिन लोगों ने पैसा लगाया उन सभी को वापस करना है इतना पैसा। चलिए आगे चलते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। यहाँ पे 4 तरह की कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है। एक होती है कॉस्ट ऑफ इक्विटी, एक होती है कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग, एक होती है कॉस्ट ऑफ आपका प्रेफरेंस शेयर्स, और एक होता है आपका कॉस्ट ऑफ डेब्ट। तो ये 4 चीजें होती है। 4 चीजों के बाद आता है, सबसे पहले कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालते हैं। कॉस्ट ऑफ इक्विटी का वैसे सिंपल सा फॉर्मूला तो ये होता है, लेकिन ग्रोथ मॉडल आ जाए, ग्रोथ मॉडल अभी मैंने इसमें लिखवाया नहीं, लास्ट में बता दूंगा। ग्रोथ मॉडल वैसे आता नहीं है, गलती से आ गया तो ग्रोथ मॉडल का फॉर्मूला भी सेम ही होता है, थोड़ा बहुत अलग होता है। डी अपॉन में P0 है ना, तो D1 अपॉन में P0 हो जाएगा। यहाँ पे P0 का मतलब नेट प्रोसीड है, या NPV आप लिख सकते हो, D अपॉन में P0। डी का मतलब है डिविडेंड पर शेयर, P0 का मतलब है नेट प्रोसीड, मार्केट प्राइस या इशू शेयर। तो आप D अपॉन में P0 इंटू में 100 कर दो, ये फॉर्मूला होता है, तो आपके पास कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे द कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग। कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग निकालने का तरीका क्या होता है, वैसे एग्जाम में पूछता नहीं लेकिन फिर भी बता दें। कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग निकालने के लिए कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो आपने निकाली है उसको 1 माइनस में से टैक्स कर दो, इनटू में 1 माइनस में ब्रोकरेज कर दो, बस आ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए नहीं समझा रहा ज्यादा। प्रेफरेंस शेयर्स, अब आता है फिक्स रेट, जो कि आपको वापस करना है तो करना ही है, रेट फिक्स होता है जिनका, ठीक है। तो ये होता है, ये जब रेट फिक्स होता है तो ये 2 तरह के होते हैं। जब हम किसी से पैसा फिक्स करवाते हैं तो वो पैसा 2 तरीके का होता है, या तो एक लंबे टाइम के लिए होता है, लंबे टाइम के बाद पे करना होता है, या तो कोई टाइम ही नहीं होता।
जिसका एक टाइम होता है, कुछ टाइम बाद पैसा वापस करना होता है, उसे कहते हैं रिडीमेबल। और जिसमें कोई टाइम पीरियड नहीं होता उसे कहते हैं इररिडीमेबल। ध्यान से देखिएगा बच्चों, अगर आपके पास सिचुएशन इररिडीमेबल की, इररिडीमेबल का मतलब यह है कि आपने पैसा ले लिया किसी से, अब उसकी कोई डेट नहीं है वापस करने की, जब बिजनेस बंद होगा तब पैसा वापस किया जाएगा, इसे कहते हैं इररिडीमेबल। अब इररिडीमेबल सिचुएशन में फॉर्मूला बनाया प्रेफरेंस शेयर्स का इक्विटी कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स निकालने का। डिविडेंड पर शेयर जो आता है वो ले लो और नेट प्रोसीड्स ले लो, इनटू में 100 कर दो। 100 का मतलब फेस वैल्यू है बच्चे। आगे देखिए, नेट प्रोसीड्स जो होता है मार्केट प्राइस को कहते हैं। डिवेंचर्स के केस में या लोन के केस में सिंपल सा है, इंटरेस्ट ले लेना, क्योंकि इसमें अभी टैक्स नहीं दिया होता तो टैक्स देना पड़ता है, टैक्स काट के देते हैं हम इंटरेस्ट लोगों को, इसलिए 1 माइनस टैक्स करते हैं, इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स। इंटरेस्ट का मतलब है यहाँ पे रेट लेना, डिवाइड बाय में वही नेट प्रोसीड्स इंटू में 100। अब आते हैं रिडीमेबल पे। रिडीमेबल सिचुएशन बहुत टफ होती है थोड़ी। प्रेफरेंस शेयर्स में कुछ नहीं करना, जो प्रेफरेंस डिविडेंड तो आप निकालते थे ना उसको यहाँ पे लिख लो, पीडी, जो प्रेफरेंस डिविडेंड होगा, जो रेट दिया होगा उसको यहाँ पे लिख लेना, और रिडीमेबल वैल्यू माइनस में से नेट प्रोसीड्स डिवाइड बाय एन कर दो और इनटू में 100 कर दो। डिवाइड में रिडीमेबल वैल्यू जो ऊपर है वही प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो। ये इसका एक फॉर्मूला होता है। चलिए आगे चलते हैं। फिर इसके बाद प्रेफरेंस शेयर्स आता है, रिडीमेबल वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगी, ठीक है। अब आता है डिवेंचर्स का, तो डिवेंचर्स में इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स वही रहेगा पहले जैसे ही, ये तो वैसे ही रहेगा। फिर उसके बाद बिल्कुल जैसे प्रेफरेंस शेयर्स में कहते हैं रिडीमेबल वैल्यू माइनस नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय एन, और नीचे 2 से डिवाइड कर देते हैं प्लस करके इनटू 100, वही हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं न्यूमेरिकल की। सर अगर न्यूमेरिकल एग्जाम में आता है तो हम न्यूमेरिकल कैसे हैंडल करेंगे, सबसे बड़ी दिक्कत तो यही आती है। तो देखो बेटा, अगर आपके पास मार्केट प्राइस दिया हुआ है शेयर्स का, देखो यहाँ पे क्वेश्चन में मार्केट प्राइस दिया हुआ है, तो मार्केट प्राइस से एक बात तो क्लियर होगी, नेट प्रोसीड मिल गया हमको। डिविडेंड पर शेयर यानी प्रेफरेंस डिविडेंड भी मिल गया, टैक्स रेट दिया हुआ है, ब्रोकरेज दिया हुआ है, प्रेफरेंस डिविडेंड या इक्विटी, अगर इक्विटी है तो इक्विटी डिविडेंड मानेंगे। क्वेश्चन में कहा है कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालिए, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग निकालिए। कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने का डिविडेंड अपॉन में नेट प्रोसीड होता है, तो डिविडेंड 25 है और नेट प्रोसीड कितना है 125, तो ले लेंगे हम लोग 25 और 125 इंटू में 100, बड़े आराम से कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ गया 20% वैल्यू। गॉट इट माय पॉइंट, ये तो क्लियर है। अब कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग निकालने का फॉर्मूला ऊपर देखा था, कॉस्ट ऑफ इक्विटी 1 माइनस टैक्स 1 माइनस ब्रोकरेज, तो 1 माइनस टैक्स 20% है, 20% को 0.20 लेंगे, क्योंकि 20% जो होता है जब 100 से डिवाइड करते हैं तो 0.20 हो जाता है, तो 0.20 ले लेंगे। ब्रोकरेज 5% है, तो 5% को भी जब 100 से डिवाइड करें 0.05 हो जाएगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रोकरेज 5%, टैक्स इतना है, तो ये ले लिया, ये मल्टीप्लाई कैलकुलेशन किया तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। चलिए अब चलते हैं हम लोग, कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी हो गया, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग भी हो गया। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है प्रेफरेंस शेयर्स का। तो प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में दो कंडीशन है, अगर मान लो एक रिडीमेबल सिचुएशन है, एक इररिडीमेबल। रिडीमेबल में मार्केट प्राइस दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है, मार्केट प्राइस यानी नेट प्रोसीड दिया हुआ है, फेस वैल्यू 100 है और 12.5% प्रेफरेंस शेयर्स है, यानी डिविडेंड का रेट भी दिया हुआ है और वैल्यू दी हुई है, टाइम दिया हुआ 5 साल, और प्रीमियम पे रिडीम हुए हैं। प्रीमियम पे रिडीम हुए तो रिडीमेबल वैल्यू जो होगी 100 रुपये प्लस में 20 रुपये एक्स्ट्रा पे हो रही है, तो 120 रुपये हो जाएगी, ठीक है। इसे रिडम्पशन कहते हैं कि 120 रुपये हम वापस करेंगे प्रीमियम पे। तो रिडीमेबल वैल्यू हमने निकाली 120, नेट प्रोसीड्स 5 साल और प्रेफरेंस डिविडेंड, ये क्वेश्चन में गिवन था। चलिए आगे चलते हैं। अब इस वैल्यू को पुट कर देते हैं, प्रेफरेंस डिविडेंड में 12.5 प्लस में हम 120, ये रिडीमेबल वैल्यू है, ये आपकी ये नेट प्रोसीड्स है, टाइम 5 साल है, डिवाइड कर देंगे, फिर इसी को ऊपर नीचे प्लस करेंगे और ये, और फाइनली हमारा लास्ट में आंसर ये आ जाएगा। देखिए कितना आसान होता है, अगर आप इसको समझे तो बहुत ही इजी है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बड़े आराम से एग्जाम में अटेम्प्ट कर लोगे। चलो आगे चलते हैं। अगर सिचुएशन मान लो इररिडीमेबल की है, तो उस केस में आपको मार्केट प्राइस दिया होगा और रिडीमेबल वैल्यू नहीं दी गई होगी,
क्वेश्चन में जब रिडीमेबल वैल्यू नहीं दी हुई है, प्रेफरेंस डिविडेंड क्वेश्चन में मेंशन है कि भैया कितना है 12.5%, फेस वैल्यू 100 है, मार्केट प्राइस नेट प्रोसीड इतना दिया हुआ है, ठीक है। तो नेट प्रोसीड हमने लिख लिया 125, प्रेफरेंस डिविडेंड 12.5 इंटू 100 10% आ गया। चलिए ये भी हो गया। अब हम आते हैं डिविडेंड वाले डिवेंचर्स वाले क्वेश्चन पे। तो डिवेंचर्स में भी रिडीमेबल देख लेते हैं। इसमें भी सिचुएशन ये है कि नेट प्रोसीड्स यहाँ पे क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, नेट प्रोसीड्स की वैल्यू 105 रुपए है, ठीक है। रिडम्पशन 110 पे होता है, रिडम्पेबल वैल्यू जो आएगी 100 प्लस 10 110 रुपये हो जाएगी। 10 साल इसका टाइम पीरियड है। चलिए देखते हैं इंटरेस्ट रेट कितना है 10% है, और 10% मैंने यहाँ पे डाल दिया। टैक्स 30% है तो 1 माइनस 30 डाल दिया। देखिए 1 माइनस 30 डाल दिया और ये डाल दिया और ये वैल्यू हमने कैलकुलेट कर दी, तो ये हमारे पास आंसर आ गया फाइनली 6.98, अप्रोक्स 7% कर सकते हैं। फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अगर मान लो इशू प्राइस 115 रुपये है, यानी हमें नेट प्रोसीड्स मिल चुका है यहाँ पे क्वेश्चन में। टैक्स रेट दिया हुआ है 30%, 0.3 कर लो, और इंटरेस्ट रेट भी दिया हुआ है। तो हमने क्या किया, इंटरेस्ट रेट रख लिया 12.5, ठीक है। 1 माइनस टैक्स 0.30, और नेट प्रोसीड जो है वो 115 रुपये है, तो रख दिया इंटू 100 के, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। आई थिंक मेरे हिसाब से आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब ये स्पेशल सिचुएशन है, डिविडेंड ग्रोथ मॉडल अगर क्वेश्चन में कहा गया हो तो कुछ नहीं करना। कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालते वक्त हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पे एक्सपेक्टेड डिविडेंड लिया जाता है, करंट डिविडेंड नहीं लेते। इसमें ग्रोथ मॉडल का मतलब होता है आगे चल के हमें ग्रोथ मिलेगी, और ग्रोथ वाले में हमेशा आगे की सोचते हैं, तो इसलिए D1 लिया जाता है। यहाँ पे D1 का मतलब होता है एक्सपेक्टेड डिविडेंड, और D0 का मतलब होता है करंट डिविडेंड। इसको कहते हैं करंट डिविडेंड। करंट का मतलब अभी जो मिल रही है। अब देखो D1 निकालने का फॉर्मूला होता है D0 1 प्लस में G, और G क्वेश्चन में गिवन होगा ग्रोथ, G को ग्रोथ कहते हैं। ये देखिए करंट डिविडेंड तो आ गया, और नेट प्रोसीड्स और ग्रोथ ये तो हो ही है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 दिसंबर 2025 में आया था। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा है सामने। यहाँ पे देखिए प्रेफरेंसेस मेन चीजें उठा लेते हैं। क्वेश्चन में 10% प्रेफरेंस शेयर्स दिया हुआ है, ठीक है। तो ये डिविडेंड आ गया, डिविडेंड का रेट आ गया, प्रेफरेंस डिविडेंड कितना आ गया 10% आ गया। 95 रुपीज पे इशू किए गए हैं, तो इशू प्राइस यानी नेट प्रोसीड्स दी हुई है। तो बस हो गया खत्म। आपने प्रेफरेंस डिविडेंड 10 और नेट प्रोसीड्स 95 इंटू 100 कर दो, क्वेश्चन सॉल्व। कितना आसान क्वेश्चन है यार, 10 नंबर में 8 नंबर में आया हुआ है, कर नहीं सकते। लास्ट अभी आया, अभी दिसंबर 2025 में आया, 6 महीने पहले। और ये देखिए दिसंबर 2024, ये बंदा कब लेकर आ रहा है, ये तो लेकर आ रहा है अगले साल, ठीक है। अगले साल में क्या कह रहा है, अगले साल में ग्रोथ मॉडल आ गया था भाई, देख लो। ग्रोथ मॉडल में क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है जी जो है वो 10% है। मार्केट प्राइस 55 क्वेश्चन में दी हुई है, मेन चीजें उठा ली। स्क्रीन पे देखिए, फेस वैल्यू हम अपनी तरफ से जूम कर लेंगे 100 रुपीज। रिटेन अर्निंग कह रहा है 40% यानी 4 रुपए है। अगर एक बात बताओ, 10 रुपए का प्रॉफिट होता है, 100% प्रॉफिट होता है, तो उसमें 40% हम पैसा अपने पास रख लेंगे, तो लोगों को कितना बांटेंगे, लोगों को डिविडेंड के फॉर्म में कितना देंगे, तो 6 रुपए देंगे। तो करंट में डिविडेंड जो पे हो रहा है वो 6 रुपए हो रहा है, सीधी सी बात है। अगर 40% कह रहा है तो 40% का मतलब होता है 4 रुपए, 10 रुपए का, सॉरी फेस वैल्यू यहाँ पे 10 रुपए है, गलती होगी क्योंकि क्वेश्चन में 4 रुपए रिटेन अर्निंग लिखा हुआ है, इसका मतलब 10 रुपए फेस वैल्यू है। गलती होगी यहाँ पे फेस वैल्यू आप लोग 10 रुपए कर लेंगे, ठीक है। 10 रुपए फेस वैल्यू है। अब 10 रुपए 4 रुपए हम अगर रखते हैं तो कितना दे रहे हैं, यहाँ पे 6 रुपए डिविडेंड पे कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन के अंदर। फिर हम लोग इसमें क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे D1 की वैल्यू रख देंगे। D1 निकालने का फॉर्मूला होता है कि भैया D0 ले लो। D0 की वैल्यू कितनी है, 6 रुपये। D0 की वैल्यू यहाँ पे 6 रुपये है, करंट डिविडेंड, ठीक है। 1 प्लस ग्रोथ 10% को 10% को 0.10 लिख देना, ये आपके पास D1 आ जाएगा। फॉर्मूला होता है D1 अपॉन में P0। तो D1 कितना 6.60, P0 जो है मार्केट प्राइस जो है वो 55 है, प्लस में ग्रोथ 0.10 है, इनटू में 100। अब ये देखिए आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। चलिए ये वैल्यू निकाल लीजिएगा, आपका होमवर्क है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा लीवरेज
प्लस कॉस्ट ऑफ कैपिटल खत्म हुआ। अब इन्वेंट्री करते हैं। इन्वेंट्री के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं और इन्वेंट्री के साथ ही ये वीडियो खत्म करते हैं। फिर कैपिटल बजटिंग जो है वो कोशिश है कि वो आपकी सुबह मॉर्निंग में आएगी वीडियो, ठीक है। अब देखिए 90% तो हो गया, थोड़ा मुझे भी रेस्ट चाहिए। पर वो कैपिटल बजटिंग नो डाउट बहुत डिफिकल्ट चैप्टर होता है, तो उसके नोट्स और कंटेंट में बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो बना के मैं आपको वीडियो जल्दी डालता हूँ, मॉर्निंग में अभी रेडी कर देता हूँ। और ये अभी थोड़े में डालिए, ठीक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और सब्सक्राइब कर दो यार, इतनी मेहनत करने के बाद भी, इतना समझाने के बाद अगर आपको समझ में आया ना, सच्चे दिल से कह रहा हूँ, अगर आपको सही में समझ में आ रहा है ना ये टॉपिक, तो आप सब्सक्राइब करोगे, ठीक है, और सही में करोगे। और अगर आप देख रहे हो ना, अगर बेईमान इंसान हो, समझने के बाद भी सोचे चलो अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, तो बेशक मत करना सब्सक्राइब, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर दो यार, लाइक भी कर दो साथ के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।